नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने असम में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का किया आगाज। कांग्रेस शासन में असम की सुरक्षा और पहचान को दांव पर रखने का लगाया आरोप। घुसपैठ के खिलाफ दोहराई डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता। पश्चिम बंगाल में 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का पीएम ने किया शुभारंभ। टीएमसी सरकार पर घुसपैठ को पनाह देने को लेकर बरसे प्रधानमंत्री, कहा विकास हाशिए पर, ममता सरकार कट कमीशन में व्यस्त। शीतकालीन सत्र में अहम मुद्दों पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर भाजपा हमलावर। नेता प्रतिपक्ष पर लगाया देश विरोधी ताकतों के साथ साठगांठ का आरोप। सांप्रदायिक राजनीति को लेकर ममता बनर्जी पर भी लगाया सवालिया निशान। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा का सिलसिला जारी। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, हिंसा के पीछे कट्टरपंथी संगठनों का बड़ा हाथ। और 2026 टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सूर्य कुमार यादव कप्तान तो अक्षर पटेल बने उप कप्तान। ईशान किशन की टीम में वापसी, शुभमन गिल को नहीं मिली जगह। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री आज असम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ तो किया, साथ ही लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। असम की बेहतर कनेक्टिविटी में यह टर्मिनल भवन बड़ा बदलाव लाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में कहा कि कांग्रेस ने असम के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है और आज भी कांग्रेस और उनके सहयोगी दल घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं और ये घुसपैठिए असम के लोगों का हक मार रहे हैं और यहां की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे के पहले दिन गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ। लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैले इस अत्याधुनिक टर्मिनल भवन में असमिया जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को शानदार ढंग से दर्शाया गया है। इस भवन की कुल क्षमता प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों की है। इसके निर्माण में लगभग 140 मीट्रिक टन बांस का इस्तेमाल हुआ है। बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक प्रगति और पर्यटन विकास में यह अत्याधुनिक टर्मिनल भवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। उनके योगदान को याद करते हुए पीएम ने कहा कि आजादी से पहले जब असम को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई जा रही थी और कांग्रेस भी इसका हिस्सा बनने जा रही थी, ऐसे में बारदोलोई जी अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने असम को देश से अलग होने से बचा लिया। पीएम ने कांग्रेस पर वोट बैंक बढ़ाने और मजहबी तुष्टीकरण के लिए आजादी के बाद भी असम विरोधी और देश विरोधी काम करने का आरोप लगाया। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। पीएम ने असम के संसाधनों को गैरकानूनी और देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए वर्तमान हिमंता सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि केंद्र भी इस दिशा में कदम उठा रहा है, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले अपने देश विरोधी एजेंडे में लगे हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है, लेकिन ये लोग घुसपैठियों के बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। इनके वकील कोर्ट में घुसपैठियों को बचाने की पैरवी कर रहे हैं।
चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए एफआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, तो इन लोगों को देश के हर कोने में तकलीफ हो रही है। पीएम ने कहा कि घुसपैठियों का समर्थन करने वाले असम के लोगों के हितों की रक्षा नहीं करेंगे। ये लोग यहाँ की जमीन और जंगलों पर किसी और का कब्जा होने देंगे। पीएम ने कहा कि इनकी देश विरोधी मानसिकता पुराने दौर की हिंसा और अशांति वाले हालात पैदा कर सकती है। पीएम ने जोर देकर कहा कि भाजपा असम की पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं और इस दरमियान उन्होंने यहां खास तौर पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी कर दिया है और इसी के साथ बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। तमाम जिक्र भी यहां पर करते हुए नजर आए। पूर्व सरकारों के साथ साथ अभी के कामकाज का भी लेखा जोखा रखा और इसी के साथ असम को कैसे विकास की रास्ता पर आगे भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री लेकर जा रहे हैं, इसी का जिक्र आज इस खास तौर पर कार्यक्रम में देखने को मिला। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। और आइए आपको अब दिखाते हैं गुवाहाटी में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की कुछ झलकियां। गुवाहाटी में ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया, जो आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा रहा और ऐसे में साफ तौर पर देखा गया है नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर किस तरह से प्रधानमंत्री सजग रहे हैं और वो विकास साफ तौर पर नजर आता है। जब लोग रहते हैं उनकी उम्मीदें रहती हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री उनकी उम्मीदों को पूरा करते हुए नजर आते हैं, तो इस तरह की बानगी साफ तौर पर नजर आती है, जो तस्वीरों के माध्यम से अपनी जो बातें हैं वो कहती हुई नजर आती है। और यही सब कुछ तो है जो लगातार हमने देखा है कि जन जन के नेता किस तरह से प्रधानमंत्री बने हैं और ऐसे में पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात जो हमेशा से देखने को मिली है, ऐसे में नॉर्थ ईस्ट पर साफ फोकस और उसके बाद वहां पर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ये सब कुछ दिखाता है कि आने वाले समय के लिए कितना तेज गति से भारत आगे बढ़ रहा है। और भारत ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमने देखा है कि किस तरह से जो तमाम अलग अलग जो परियोजनाएं और जो विकास की इबारत लिखने की जो कहानी थी वो लिखी गई है, जिससे साफ तौर पर ये जो कहानी है इस रोड शो के माध्यम से और अपनी सार्थकता को दिखाती है और दर्शाती है। असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नए टर्मिनल भवन तैयार हो गया है और नए टर्मिनल भवन की तकनीकी खूबियों और इसकी भव्यता पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने डीडी न्यूज संवाददाता और उमलेश भट्ट से खास बातचीत की है। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नेशनल जो इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा है ये जनता को समर्पित कर दिया है, देश को समर्पित कर दिया है। किस तरीके से ये एयरपोर्ट बना है, क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी और ख़ासतर बात करें पूर्वोत्तर की, तो पूर्वोत्तर के विकास और कनेक्टिविटी को लेकर के कितना बड़ा कदम ये सरकार का है। हमारे साथ खास बात करने के लिए हैं नागरिक उड्डयन मंत्री यहाँ पर हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। नमस्कार। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अपने आप में कहा जा रहा है कि देश का ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो अत्याधुनिक है। बहुत खुशी की बात है, ना केवल असम के लिए, उत्तर पूर्व के लिए, पर पूरे भारत के लिए, हमारे एविएशन सेक्टर के, क्योंकि जिस तरह के टेक्नोलॉजी और जिस तरह का यहाँ पे कल्चर और हेरिटेज इन्वॉल्व करके इस लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये नया टर्मिनल आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरुआत हुई है, तो बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कोई भी राज्य जाना हो या यहाँ की कनेक्टिविटी को और अच्छी तरह वो बनाने के लिए ये बहुत ही अहम भूमिका निभाई है इस एयरपोर्ट ने। ये जो नया टर्मिनल आप देख रहे हैं 1,30,00,000 हैंडल करने की कैपेसिटी है और पूरे 1,40,000 स्क्वायर मीटर्स की ये बिल्डिंग हमने बनाई है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमने इन्वॉल्व किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ के बैगेज सिस्टम हो या बैगेज ड्रॉप इन सिस्टम है या फिर यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी जिस तरह से यूटिलाइज किया है, ये भारत में ही अत्याधुनिक हम मानकर अभी चल रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर जो आप देखने वाले
उसका दर्शन आपको एयरपोर्ट में ही अराइवल के साथ ही आपको मिल जाता है। काजीरंगा फॉरेस्ट जो हमें असम में देखने को मिलता है वो भी अंदर अभी दर्शाया है। तो एक तरह से जो टूरिस्ट हो या फिर जो लोग यहाँ पे आते हैं तो वो महसूस कर सकते हैं, वो यहाँ का जो पर्यटक का स्ट्रेंथ है उसका महसूस यहाँ एयरपोर्ट से ही वो कर सकते हैं। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी, विकास भी विरासत भी, और उसको हमने एयरपोर्ट में दर्शाने का काम किया है। उसको और पीसफुल कैसे बनाए, ये सब भी सोचकर हम इतना ध्यान से हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं। तो ये ज़रूर हमारे लोग जो हैं जो इसका इस्तेमाल करेंगे वो ज़रूर इसका ये महसूस कर पाएंगे। तो ये थे केंद्रीय उड्डयन नागरिक मंत्री के राममोहन नायडू, जिनका कहना है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर में विकास के साथ साथ पर्यटन और रोजगार भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का रविवार को दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री राज्य में नई ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। पीएम शहीद स्मारक क्षेत्र जाकर असम आंदोलन के शहीदों को भी नमन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों असम को विकास परियोजनाओं का उपहार मिलने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहेगा। राज्य के अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम नई ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। ये केंद्र डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के वर्तमान परिसर में स्थित है। 10,600 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश वाली ये परियोजना असम और पड़ोसी राज्यों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इससे आयात पर निर्भरता कम होने के साथ साथ बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे और आर्थिक विकास के नए द्वार भी खुलेंगे। इसमें 12.70 लाख टन 12.70 लाख टन मेट्रिक टन यूरिया बनेगा। पर डे ये 3,850 टन यूरिया बनाएगा। आसाम के लिए ये बहुत बड़ा एक सम्माननीय प्रोजेक्ट है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि यूरिया के क्षेत्र में भारतवर्ष आत्मनिर्भर बने। तो उसी श्रृंखला में ये प्लांट बनने जा रहा है। यह औद्योगिक पुनरुद्धार और किसान कल्याण की आधारशिला है। इस परियोजना को किसान कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अभी भारत सरकार, असम सरकार के जो उत्तर पूर्व के जो नागरिक है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बहुत सुबह हम युवा सम के लिए बहुत ये आशा का विषय है। हम बहुत आशावादी है और प्रधानमंत्री मोदी जी को हम लोग का असम की तरफ से, डिब्रूगढ़ जिला की यूथ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये युवा का सरकार है, युवा नीति का सरकार है, युवा का भलाई के लिए काम किया है। ये नाहरकटिया में जो प्लांट था ये बंद हो चुका था। अभी मोदी जी ने नया वो पैकेज दे के ये प्लांट तो फिर से चालू किया। इससे हमारा यहाँ का जो असम का युवा है बहुत खुश है। पीएम शहीद स्मारक क्षेत्र जाकर असम आंदोलन के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। ये 6 साल तक चला एक जन आंदोलन था जो विदेशी मुक्त असम और राज्य की पहचान की सुरक्षा के सामूहिक संकल्प का प्रतीक बना। पीएम वहां जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की इस परियोजना से न सिर्फ असम बल्कि पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। इस परियोजना से न सिर्फ किसान कल्याण को मजबूती मिलेगी बल्कि इलाके में रोजगार और आर्थिक विकास को भी नई गति मिल सकेगी। कैमरामैन सौरभ बच्ची के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, नामरूप, असम। और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भी जाना था, लेकिन वहां के खराब मौसम के कारण वो नहीं पहुंच पाए और उन्होंने फोन से ही चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर घुसपैठियों को बचाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही दुखद है। गो बैक मोदी के नारे तृणमूल के लोग लगा रहे हैं, जबकि अच्छा होता कि वे गो बैक घुसपैठिए के नारे लगाए जाते। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा
कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि लेफ्ट की सरकार ने त्रिपुरा को बर्बाद किया था, वैसा ही काम टीएमसी बंगाल में कर रही है। उन्होंने कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। साथियों, हमारे बगल में त्रिपुरा देखिए, कम्युनिस्टों ने, लाल झंडे वालों ने, लेफ्टिस्टों ने 30 साल तक त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया था। त्रिपुरा की जनता ने हमें मौका दिया, हमने त्रिपुरा की जनता के सपनों के अनुरूप त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बंगाल में भी लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली। आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी ने लेफ्ट वालों की जितनी बुराइयां थी, उन सारी बुराइयों को और उन सारे लोगों को भी अपने में समा लिया, और इसलिए अनेक गुना बुराइयां बढ़ गई। और उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा तेज गति से बढ़ रहा है और बंगाल टीएमसी के कारण तेज गति से तबाह हो रहा है। साथियों, बंगाल को बीजेपी की एक ऐसी सरकार चाहिए जो डबल इंजन की गति से बंगाल के गौरव को फिर से लौटाने के लिए काम करे। और वहीं मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। राज्यपाल सीवी बोस ने रिमोट का बटन दबाकर परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने फोन पर दिए गए संदेश में कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कोलकाता से सिलीगुड़ी तक जाने में लगने वाले समय में 2 घंटे की कमी आएगी। उन्होंने कहा कि वे राज्य के विकास के लिए काम करते रहेंगे। बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है। आज बारासात से बराजगुली तक भी 4 लेन सड़क पर काम शुरू हुआ है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट से इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन का विस्तार होगा। राहुल गांधी के संसदीय आचरण पर बीजेपी ने फिर से हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि जब भी देश में महत्वपूर्ण मौके होते हैं, राहुल गांधी देश से बाहर चले जाते हैं। राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथों में खेलते हैं और देश विरोधी एजेंडा भी चलाते हैं। वहीं बीजेपी ने बंगाल में टीएमसी की सांप्रदायिक राजनीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। विदेशी धरती पर बेतुके बयानों और देश में अहम गतिविधियों और क्षणों में विदेशों का रुख करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कई बार सवालों के घेरे में रह चुके हैं। वहीं बीते शीतकालीन सत्र में अहम मुद्दों पर चर्चा के दौरान एक बार फिर कांग्रेस नेता की गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भूमिका और जिम्मेदारी पर सवालिया निशान लगाया है। विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना,
जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे मिलना, ये काम और कोई नहीं, भारत के अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में सनातन विरोधी बयानों को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के इशारों पर पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति को अंजाम दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, भगवान राम का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इससे हर हिंदू को बहुत पीड़ा भी है और वो आहत भी है। भाजपा ने जहां एक और नेता प्रतिपक्ष पर अपरिपक्वता का आरोप लगाया है, वहीं पश्चिम बंगाल में लगातार बिगड़ते हालात को लेकर ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी जान चुकी हैं कि वे इस बार जनाधार खो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विकसित भारत फॉर गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी बिल को क्रांतिकारी विधेयक बताया है। सुधांशु त्रिवेदी के साथ ही विपक्ष द्वारा किए गए विरोध को निराधार बताया। विकसित भारत जी रामजी का नया विधेयक आया है, इसमें मनरेगा के मुकाबले 100 दिनों की बजाय 125 दिन की रोजगार गारंटी की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो धन का आवंटन है, जो कांग्रेस के रिजीम में केंद्र के द्वारा 30-35 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दिया जाता था, हमारे टाइम में 65,000 दिया जा रहा था कोविड के दौर को छोड़कर, अब 1,51,000 करोड़ रुपए का आवंटन है, जिसकी एक क्रांतिकारी कार्य है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं उनको अधिक युक्ति संगत बनाएगा और विकास के साथ बेहतर उसका कोऑर्डिनेशन या संयोजकत्व होगा। इसलिए जिस भी प्रकार का जो विरोध विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, इसका कोई आधार नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की VBG रामजी बिल को लेकर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया है। भाजपा नेता तरुण चुग ने बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। भगवान राम के पवित्र नाम के साथ हराम जैसा शब्द इस्तेमाल करना इंडी गठबंधन की हिंदू और सनातन विरोधी मानसिकता का साफ सबूत है। दुर्भाग्यपूर्ण है, मानसिक दिवालियापन है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्री राम, राम जैसे पवित्र नाम के साथ हराम जैसे शब्द का प्रयोग इंडी गठबंधन की हिंदू विरोधी सनातन विरोधी सोच का खुला प्रमाण है। ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था का अपमान और क्षम्य अपराध है, जिसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पूरे विश्व के राम नाम लेवा लोग, भारत की करोड़ों जनता सब देख रही है, शब्द याद भी रखेगी और इंडी गठबंधन के पापों की सजा लोकतांत्रिक तरीकों से उन्हें अवश्य मिलेगी। और तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा योजना में बदलाव के विरोध में शनिवार को सिकंदराबाद के MG रोड स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और संसद द्वारा हाल ही में पारित VBG रामजी विधेयक 2025 की निंदा की। गौरतलब है कि इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार ने हर ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिनों के लिए मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी देने का प्रावधान किया है और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले सभी कार्यों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में शामिल किया जाएगा। विधेयक में कहा गया है कि इससे ग्रामीण स्तर पर सार्वजनिक कार्यों के लिए एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार होगा।
इसी के आधार पर गांवों में आगे के कामों को लेकर तैयारियां होंगी। केंद्र और राज्य 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य के तहत इन परिसंपत्तियों को आगे बढ़ाने की योजनाएं भी साझा तौर पर तैयार करेंगी। और वहीं वीबी रामजी विधेयक के पास होने पर कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। अपने वीडियो संदेश में सोनिया गांधी ने 20 साल पहले लाए गए मनरेगा कानून को क्रांतिकारी कदम बताया। इस पर तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने पलटवार करते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कांग्रेस पार्टी का तथाकथित महात्मा गांधी के प्रति प्रेम महज एक दिखावा है। भारत में रोजगार गारंटी योजनाएं 1980 के दशक से ही मौजूद है। 1989 में कांग्रेस सरकार ने जवाहर रोजगार योजना शुरू की, जिसका नाम 1999 में बदलकर जवाहर रोजगार समृद्धि योजना कर दिया गया। 2001 में यह संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बन गई और 2005 में इसका नाम बदलकर नरेगा कर दिया गया। वहीं इनमें से किसी भी चरण में कांग्रेस ने महात्मा गांधी का नाम लेने की आवश्यकता महसूस नहीं की। 2009 के आम चुनाव नजदीक आने पर ही कांग्रेस को अचानक बापू गांधी की याद आई और उन्होंने योजना का नाम बदलकर MGNREGE कर दिया। और इससे साफ पता चलता है कि महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल सम्मान के लिए नहीं बल्कि चुनावी फायदे के लिए किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में भारत का शाश्वत ज्ञान, शांति और प्रगति के मार्ग विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का आयोजन ब्रह्मा कुमारीज शांति सरोवर की 21वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति, मानवीय मूल्यों, महिला सशक्तिकरण, आध्यात्मिक जागृति, शिक्षा और ध्यान के क्षेत्रों में ब्रह्मा कुमारी के प्रेरणा देने वाले प्रयासों की सराहना की। ब्रह्मा कुमारी संगठन वैश्विक भारतीय मूल्यों को विभिन्न देशों तक पहुंचा रहा है। केवल देश नहीं, विभिन्न आत्माओं तक, लाखों आत्माओं तक, करोड़ों आत्माओं तक। ये संगठन लोगों से शांति और सकारात्मकता का विकास करके समाज के नैतिक और भावनात्मक संरचना को मजबूत बना रहे हैं। इस प्रकार ये संगठन राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान दे रहे हैं। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वसुधैव कुटुंबकम परंपरा पर जोर देते हुए कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की सोच आज वैश्विक शांति की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत की आध्यात्मिक विरासत विश्व की मानसिक, नैतिक और पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान प्रदान करती है। आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संगम हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की सोच आज वैश्विक शांति की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत ने योग की परंपरा के माध्यम से विश्व को एक ऐसा जीवन पद्धति प्रदान की है जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक संतुलन और आत्मिक अनुशासन को भी सुदृढ़ करती है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या को लेकर प्रियंका वाड्रा के पोस्ट पर बीजेपी ने हैरानी जताई है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने प्रियंका के पोस्ट पर कहा कि यह बेहद आश्चर्यजनक है कि प्रियंका गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की बात कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसा बयान पहली बार आया है। एन रामचंद्र राव ने कहा कि ये सभी लोग हिंदुओं पर हमला करने वालों के समर्थक हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लगातार भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर हमले किए हैं और इसके विरोधियों का समर्थन भी किया है। कम से कम अब उन्हें यह एहसास हुआ कि बांग्लादेश में हिंदू वास्तव में पीड़ित हैं। It is very surprising that Priyanka Gandhi speaks of the sufferings which Hindus are facing in Bangladesh. It's the first time that they are coming out with such type of statement of Congress party. They are all actually the supporters of the people who actually attack Hindus. The leaders of Congress party have always attacked the Indian ethos, Hinduism, Hindutva, and also supported those who are against it. At least now they have realized that Hindus are really suffering in Bangladesh.
और वहीं निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है। चुनाव आयोग ने राज्य में 97,37,831 मतदाताओं को मृत होने, अपने निवास स्थान से स्थानांतरित या अनुपस्थित होने और कई जगहों पर नामांकित होने के कारण सूची से हटा दिया। इस सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाताओं में से 26,94,672 को मृत के रूप में चिन्हित किया गया है। 66,44,881 मतदाताओं को स्थानांतरित या अनुपस्थित के रूप में चिन्हित किया गया है और 3,98,278 मतदाता कई जगहों पर नामांकित पाए गए थे, लिहाजा उनका नाम भी हटा दिया गया है। सबसे ज्यादा नाम चेन्नई से हटे हैं। चूंकि ये एक ड्राफ्ट सूची है, इसीलिए मतदाताओं को अपने नाम शामिल करवाने के लिए अपील करने का अवसर मिलेगा। आपत्तियां 18 जनवरी 2026 तक दर्ज कराई जा सकती हैं। We also had a large number of volunteers who were government employees from different departments who helped out, who were giving additional support to the BLOs. Plus, we have one of the largest number of BLAs also. So the BLAs also were in the ground, looking and helping out. और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने ड्राफ्ट मतदाता सूची आने के बाद डीएमके पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डीएमके ने शुरू से ही वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध किया है, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान हटाए गए बड़ी संख्या में वोटर रूलिंग पार्टी के थे। वहीं सीएम के चुनाव क्षेत्र कोलाथुर में 1 लाख वोटरों को हटा दिया गया, जो डीएमके वोटर हैं। एसआईआर एक अच्छा कदम है। और तमिलनाडु में इस ड्राफ्ट मतदाता सूची का भाजपा ने स्वागत किया है। तमिलनाडु भाजपा नेत्री तिमिलिसाई सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र कोलाथुर में बड़ी संख्या में नाम हटाने पर अप्रत्यक्ष रूप से सत्ताधारी डीएमके पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा वोट मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र कोलाथुर से हटाए गए हैं, तो अब हमें समझ में आया है कि चेन्नई डीएमके का गढ़ क्यों था। ये अप्रत्यक्ष रूप से बताता है कि चेन्नई डीएमके का गढ़ कैसे बना। They were then they got involved in this because it in a straightforward, in a transparent way. It was carried out in a very categorical and very systematic way. So the DMK also was initially they were opposing, and they got into the procedure. And now almost 1 crore. Chennai has more deleted votes, particularly Kolattur. The chief minister's constituency has the maximum number of deleted votes. So now we believe why the Chennai was 4th of DMK. So it indirectly reveals how the Chennai was the 4th of DMK, and it is not the worry of any political parties who are straightforwardly facing the elections. और वहीं तमिलनाडु में ड्राफ्ट मतदाता सूची आने पर पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि हम ये मान सकते हैं कि तमिलनाडु में वोटर लिस्ट से हटाए गए मृत लोगों की संख्या 26,32,672 है और डुप्लीकेट एंट्री वाले लोगों की संख्या 3,39,278 है, लेकिन बिना पते वाले 66,44,881 लोगों की संख्या चिंता बढ़ाती है। चिदम्बरम ने सभी पार्टियों के नेताओं से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह किया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि किसी भी असली वोटर को हटाया ना जाए। साथ ही चिदम्बरम ने पार्टी के बूथ कमेटी के सदस्यों से तमिलनाडु में फाइनल वोटर लिस्ट को घर घर जाकर वेरीफाई करने को कहा। वहीं कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने भी इस लिस्ट में मतदाताओं के भारी संख्या में नाम कटने पर रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मतदाताओं के नाम हटाना घोर लापरवाही है या फिर इसे जानबूझकर किया गया है। और वहीं डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस एलांगोवन ने तमिलनाडु में जारी हुई ड्राफ्ट मतदाता सूची पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में कम से कम 3 महीने लगते हैं, लेकिन राज्य चुनावों से पहले इसे जल्दबाजी में किया गया है और अब हम घर घर जाकर ये वेरीफाई करेंगे कि सभी नाम शामिल हैं या नहीं। We have appointed advocates for each booth and each constituency in each area throughout Tamil Nadu. They will verify the voters list today. Every house, we will go house by house and see whether any names were particularly deleted without getting the form. If it is done, it is wrong, because
They should have collected all the forms, and the 1 month time or another 5 days, 6 days extended time is not enough for this action SIR. It needs at least 3 months. That is what we wanted. We wanted the government to take 3 months, but they had rushed it because before the state elections. And we will go door by door and see whether all names are there. If there is any deletion, wrongful deletion, then we will take the matter to the court. We will fight it out legally. और वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने चुनावी सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट और गलत एंट्री हटाकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना जरूरी है। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि चुनावी प्रक्रियाओं पर उनकी आलोचना को जनता ने खारिज कर दिया है। मुंबई में चल रहे 2 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच के कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने भारत में तेजी से बदलती इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर रोशनी डालते हुए कहा कि भारत की सरकारें आसानी से व्यापार करने के लिए कई रिफॉर्म कर रही है। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि आज भारत दुनिया के 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है और यहाँ बच्चे जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक पूरी सरकार, होल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंटर हो, स्टेट्स हो, सब लगी हुई है रिफॉर्म करने में, प्रोसेसेस को सुधार लाने में, बदलाव लाने में, गुड गवर्नेंस, प्रोमोटिंग इनोवेशन एंड R&D। आप देखिए आज हमारा दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। बच्चे आज जॉब सीकर्स के बदले जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं। कल IIT मद्रास के बच्चे आए हुए थे मेरे पास दिल्ली में, बहुत कम थे जो विदेश जाने के लिए उत्सुक थे। मैंने कहा कितने लोग आगे विदेश जाना चाहते हैं मास्टर्स करने, थोड़े ही हाथ बढ़े। 60 में से मुझे लगता है 7-8 लोगों ने हाथ उठाया। और वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कहा कि हम अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ मुक्त व्यापार समझौते नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत का दृष्टिकोण संतुलित विकास और पारस्परिक लाभ पर केंद्रित है। इस दौरान उन्होंने हाल ही में भारत और ओमान के साथ हुए FTA के फायदे भी गिनाए। आप भी सुनिए। नए तरीके से आज भारत को पूरी दुनिया देख रही है और अब हम जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं, तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ करते हैं, आत्मविश्वास के साथ करते हैं और आत्मसम्मान के साथ करते हैं। कंपेटिटर्स के साथ FTAs नहीं कर रहे। और आपको कोई भी FTA में बैलेंस अवश्य दिखेगा। हमारे FTAs इक्विटेबल है, विन विन है, दो तरफा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी स्पर्धा है। अब ओमान के साथ हम उनके डेट्स जरूर ला सकते हैं, खजूर, बाकी उधर से क्या स्पर्धा है हमारे लिए। हाँ, मार्बल ब्लॉक्स है वहां पे जो उन्होंने बैन कर रखे हैं कि आप भेज नहीं सकते बाहर, आपको प्रोसेस ओमान में ही करना पड़ेगा। अब FTA के बाद हमें मार्बल ब्लॉक्स भी मिलेंगे। यहाँ जो राजस्थान से हैं उनको मार्बल इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा। और उधर तमिलनाडु के मदुरै में कार्तिकई दीपम पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं को दीपक जलाने की अनुमति नहीं मिलने से आहत होकर एक व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। और इस मामले पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने DMK और NDA गठबंधन के सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण हिंदू युवक को अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। साथ ही निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह घटना झकझोर देने वाली है कि स्वतंत्र भारत में इस सेकुलर पॉलिटिक्स के कट्टरपंथी वोटों की हवस की आग में क्या अब हिंदू युवकों को जलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इंडी गठबंधन के दलों के मन की हिंदुओं के प्रति घृणा और उस घृणा से उपजी राजनीति अब एक बहुत बड़ा, भयानक और विभत्स रूप लेती जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी और पार्टी के पश्चिम बंगाल मामलों के सह प्रभारी अमित मालवीय ने राज्य की ममता सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने पुलिस तैनात कर जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हो रही जनसभा में जाने से रोकने की कोशिश की। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो भी शेयर किया और बताया कि पश्चिम बंगाल पुलिस के वाहन जानबूझकर सड़क के बीचों बीच खड़े कर दिए गए हैं, जिससे रास्ते बंद हो गए हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं को ले जा रही बसें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के इस प्रयास को लेकर उनसे सवाल भी पूछा कि ममता बनर्जी आखिर इतनी डरी हुई क्यों है। आगे उन्होंने कहा कि आवागमन को रोकने के लिए प्रशासनिक शक्ति का इस्तेमाल करना इरादे और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केशवन ने तमिलनाडु में डीएमके सरकार पर हिंदू धर्म के अनुयायियों के आत्मसम्मान और भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार करोड़ों हिंदू धर्म के अनुयायियों के आत्मसम्मान और भावनाओं का लगातार अपमान कर रही है और उन्हें उनके धर्म का पालन करने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि डीएमके का अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और कुशासनपूर्ण चंद्रन की दुखद आत्महत्या के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। The DMK government continues to insult the self-respect and sentiments of crores of devotees of Hindu Dharma, and the DMK government is preventing them from following their due dharma. The unjust, prejudiced misrule of the DMK is squarely responsible for the tragic suicidal death of Shri Purnachandran ji, who self-immolated himself in a police outpost in Madurai because he was terribly upset and distraught over the fact that the Kartigai Deepam was not being allowed to be lit at the Deebatun atop the hill. और बांग्लादेश में जारी भीषण हिंसा के बीच अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी है, जिस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। भारत सरकार को पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का संज्ञान लेना चाहिए और बांग्लादेश सरकार के समक्ष उनकी सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाना चाहिए। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बेंगलुरु में केंद्र सरकार की मनरेगा योजना के नाम बदलने के विरोध में प्रदर्शन किया और नेशनल हेराल्ड मामले में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर नफरत की राजनीति का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में फ्रीडम पार्क में हुए इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी के कई नेता और विधायक शामिल हुए। इससे पहले 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के साथ बेलगावी के सुवर्ण विधान सौधा में गांधी प्रतिमा के सामने इस मुद्दे पर प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जहां राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। राज्य के अलग अलग जिलों और तालुका केंद्रों में भी इस तरह के प्रदर्शन हुए। कांग्रेस का ये कदम ऐसे समय में आया है जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को प्रतिस्थापित करने वाले विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 को संसद ने पारित कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को अपने आदेश में नेशनल हेराल्ड मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा है कि एक निर्धारित अपराध के लिए प्राथमिकी के अभाव में धन शोधन के आरोपों की जांच नहीं की जा सकती है। और कर्नाटक के नेता विपक्ष चलावाड़ी नारायण स्वामी ने कांग्रेस के वीबी जी राम जी के विरोध को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने इस विरोध को आधारहीन बताया। In Narega, what is the problem to them? There are thousands of fake Gandhi family kept their names for every project and the airports and so many other institutions. So sometimes we dropped that Narega and we brought that again G Ramji. That is also
giving a respect to Gandhiji, because even when he died, before his death, he mentioned, "Hey Ram, hey Ram, hey Ram." That is Ram. और वहीं तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने पुलिस अक्का नाम से पहल शुरू की है, जिसका मकसद महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को मजबूत करना है। इस पहल के जरिए महिलाएं बिना किसी परेशानी के पुलिस से तुरंत मदद ले सकेंगी। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक अखिल महाजन ने इस योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत जिले के 19 महिला थानों में एक महिला पुलिस कांस्टेबल को पुलिस अक्का बनाया गया है। ये महिला पुलिसकर्मी सप्ताह में 3 दिन स्कूलों कॉलेजों में जाकर छात्राओं से मिलती हैं, साथ ही गांवों में जाकर महिलाओं की समस्याएं भी सुनती हैं। इस दौरान पुलिस अक्का गुड टच, बैड टच, ईव टीजिंग, पॉक्सो कानून और साइबर अपराध से बचने की जानकारियां महिलाओं और बच्चियों को देती है। हम 10वीं कक्षा के छात्राओं को पुलिस अक्का कार्यक्रम में ले जाया गया। वहां पे हमें लड़कियों के प्रति हो रहे अत्याचार के बारे में बताया गया और वही अत्याचारों का समाधान बताते हुए आईपीएस अखिल महाजन जी और एडिशनल आईपीएस काजल जी ने हमें पुलिस अक्का के बारे में बताया। They attended, they got the good information how to save ourselves as a lady or as a girl. In additional to this, we have a habit of conducting safe and unsafe touch sessions every year for all the children of our school. और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में आरोप तय हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने आरोपी साकरिया राजेश भाई, खिमजी भाई और तहसीन रजा के खिलाफ हत्या की कोशिश, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के लिए उस पर हमला करने और आपराधिक साजिश के आरोप तय करने का आदेश दिया है। उधर बांग्लादेश में जारी अस्थिरता के मद्देनजर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने पुलिस को पूरे राज्य में सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर साहा ने कहा कि पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि असामाजिक तत्व राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को भंग न करें। विशेषकर बांग्लादेश की अस्थिर स्थिति को देखते हुए उन्होंने बताया कि त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, इसलिए उच्च सतर्कता आवश्यक है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों पर विश्वास व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। और वहीं भोपाल में 8 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शनिवार को मेट्रो की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप समेत कई जनप्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सुभाष नगर से लेकर एम्स स्टेशन तक मेट्रो में सफर किया। मेट्रो का पहला फेज करीब 7.4 किलोमीटर लंबा है, तो वहीं मेट्रो में सफर करने का न्यूनतम किराया 20 रुपए तय किया गया है। भोपाल की मेट्रो शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भोपाल मेट्रो में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं। सर, कितना बड़ा दिन आज, भोपाल की एक बड़ी सौगात लेकर आप आए और आज मेट्रो में भी हैं। देखिए, मैं सबसे पहले भोपाल वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और साथ में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और इनकी पूरी टीम और खासकर मेट्रो का भी जो स्टाफ, जिन्होंने बहुत मेहनत लगन से इस मेट्रो को आज इस योग्य बनाया कि आज भोपाल के लोगों को, भोपाल के वासियों को इस सुविधा प्राप्त हो गई। मेट्रो संचालन का आज का दिन ये भोपाल के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन माना जाएगा। सर, 28 तक 30 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो होगी भोपाल की। ये लक्ष्य आपको लगता है कि बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा? बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। आज केवल 7 किलोमीटर का पूरा किया है, बाकी कुछ तो अंडर पाइपलाइन है, कुछ और भी निर्माण शुरू हो जाएगा और जून 2028 तक ये 30 किलोमीटर का पूरा दोनों लाइनें भोपाल की और ये चालू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी हैं। सर, 2 साल भी सरकार को हुए और 2 मेट्रो इंदौर और भोपाल मध्य प्रदेश को मिल गई।
यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी पहली मेट्रो ट्रेन इंदौर को सौगात मिली और उनके आशीर्वाद से ये ट्रेन मिली। माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी आज शुभारंभ में हमारे साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश भी हमको मिला है। माननीय हमारे स्थानीय शासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, यहाँ के मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी और हमारे सभी सांसद, विधायक और आम जनता अत्यंत प्रसन्न है। भोपालवासी प्रसन्न है, प्रदेशवासी को सौगात मिल रही है। मेरी अपनी ओर से हृदय से आभार। और वास्तव में जिस प्रकार से भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे सौगात पे सौगात दे रहे हैं, वो वाकई अद्भुत है। सर, डबल इंजन सरकार के फायदे आज दिख रहे हैं क्या? कुछ बड़े काम राज्य अकेले नहीं कर सकते, केंद्र का बहुत बड़ा सहयोग होता है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा जीएसटी का कलेक्शन बनाया है, इतनी बड़ी धनराशि मिलती है कि राज्य सरकार को बाकी काम करने में सरलता हो जाती है। और ये सौगातें लगातार जिस प्रकार से मिलती जा रही है, ये केवल माननीय मोदी जी और भाजपा की सरकार के कारण से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ थे, मनोहर खट्टर जी हमारे साथ मौजूद थे और भोपाल की मेट्रो आखिरकार शुरू हो चुकी है। कैमरामैन गौरव न्यूटन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। 1 से 31 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। यह अभियान 4E मॉडल यानी शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सिर्फ चालान नहीं बल्कि आदतन नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस जब्त और वाहन सीज भी किए जाएंगे। उन्होंने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में 2025 में आयोजित 26वें ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल संगीत के माध्यम से देशभक्ति, अनुशासन और एकजुटता का संदेश देते हैं। यह कार्यक्रम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षा बलों के और करीब लाना है। मंत्री ने आरपीएफ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह रेलवे और यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने में अहम योगदान निभा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है और इस मामले में एक निजी व्यक्ति विनोद कुमार को भी पकड़ा गया है। सीबीआई के मुताबिक यह मामला 19 दिसंबर 2025 को दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया है कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा, जो ऑपरेशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और एक्सपोर्ट्स विभाग में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के पद पर तैनात थे, निजी कंपनियों से अवैध रूप से रिश्वत लेते थे। आरोप है कि लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी कंपनियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के बदले उनसे मोटी रकम लेते थे। और राजस्थान के बालोतरा जिले में महिलाओं ने विकसित भारत जी राम जी बिल का स्वागत करते हुए इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। महिलाओं ने इसे केंद्र सरकार की नई पहल बताया है और इससे ग्रामीण विकास के साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिलेगा। महिलाओं ने कहा है कि पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब इसके आने के बाद 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, परिवार में और पैसा आएगा, जिससे वे अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा उन्हें दे सकेंगी और विकसित भारत 2047 का सपना साकार होगा। महिलाओं ने कहा है कि उनको घर के पास ही रोजगार उपलब्ध होने से आर्थिक स्थिरता भी बढ़ेगी। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला 100 दिन मिलता था, हमको अब ये 125 दिन मिलता है। बच्चों की कोई फीस वगैरह घर चलाने में बहुत आसानी होती है। ये 100 दिन की योजना मिलती है, हमें 125 दिन की योजना मिल रही है। मोदी जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। बच्चों को पढ़ाने की सुविधा मिली है, घर चलाने की सुविधा मिली है। पहला 100 दिन कराओ था, हमें 125 दिन करा रही हो, 1 महीना बता रही हो तो हमारे महिला वास्ते तो पहला हमारे मतलब थोड़ा देखना पड़ता, हमें टाइम पैसा आवे, मैं टाइम धंधा माता आवे तो टाइम पैसा आवे तो हमारे घर से ही चलतो है। तो मोदी जी हमारे वास्ते बड़े कोई करे तो धन्यवाद है मोदी जी ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल के लिए ड्रोग पैराशूट डिप्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया। उन्होंने लिखा कि भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की दिशा में एक और अहम कदम
आगे बढ़ा चुका है। उन्होंने इसे देश के लिए उत्साहजनक उपलब्धि बताया है। ये परीक्षण 18 और 19 दिसंबर को चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी के RTRS केंद्र में आयोजित किए गए थे। शनिवार को कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को चौधरी चरण सिंह अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। कुल 5 विभिन्न वर्गों में यह अवार्ड केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने दिए। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। पर्दे के पीछे बहुत एक्सरसाइज हुई है, एक जूरी बैठी है और कैसे अवार्ड किसको देना है उसके चयन की प्रक्रिया फॉलो हुई। बहुत लोगों ने आगे आकर नाम सुझाए और बहुत बारीकी में जाके अध्ययन विचार करके परामर्श करके कुछ अच्छे नाम तय किए हैं। मैं सभी अवार्डीज को अपने तरफ से एक शुभकामना देना चाहता हूं। ये उनके जीवन की एक कड़ी है। और वहीं जी राम जी बिल का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि इससे गांव की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने कहा कि इस बिल में सभी श्रेणियों का ध्यान रखा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने पुरस्कार विजेताओं को समाज हित में भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। बिल में हमने प्रावधान किया 100 दिन नहीं 125 दिन रोजगार की गारंटी। लेकिन कितना पैसा खर्च होता है मनरेगा में? पिछले साल का बजट था 88,000 करोड़ रुपया, इसके पहले 1 लाख करोड़ तक चला जाता है। एक बार 1,11,000 करोड़ गया। क्या इतनी बड़ी विशाल धनराशि से गांव के विकास का काम नहीं होना चाहिए? क्या केवल यहां की मिट्टी खोद के वहां डाल दो और मनरेगा हो गई? पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए मनरेगा हो गई? इसमें प्रावधान किया कि मजदूरी भी देंगे, 100 दिन नहीं 125 दिन देंगे। और भारतीय विधि संस्थान में इस्पात उपभोक्ता मंच की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा के नेतृत्व में नई टीम का परिचय कराया गया। ये टीम अगले 3 वर्षों के लिए गठित की गई है। कार्यक्रम में विधि और इस्पात संस्थानों के अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रमुख समन्वयक डॉक्टर संतोष राय ने बताया है कि SCF इस्पात उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच विवाद समाधान, इस्पात नीति निर्माण, मूल्यांकन, रेटिंग बोर्ड, आचार और कानूनी बोर्ड के संचालन के साथ साथ लौ इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। उद्देश्य ये था कि जो नई टीम की जो घोषणा हुई है 3 वर्ष के लिए, उसको आगे ले जाना, अच्छे लोग स्टील कंज्यूमर फोरम में जोड़ना और जो स्टील कंज्यूमर और स्टील प्रोड्यूसर के बीच का जो विवाद है उसका तत्काल निवारण और उसका निपटान, और हम स्टील में कैसे प्रगति करें, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, उसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाना। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।